Good morning, students. After completion the exam, now again we will continue our next syllabus. So today we will start chapter number 5. The name of the chapter is money. मनी क्या है? नॉर्मल लैंग्वेज में हम मनी का इस्तेमाल करते हैं तो हम कहते हैं कि पैसा। जब भी हमने कोई चीज़ परचेज करनी है मार्केट से तो बदले में हम क्या देते हैं? पैसा। इट मीन्स एक चीज़ अगर हमने ली है तो उसके एक्सचेंज में हम क्या पकड़ा रहे हैं? पेमेंट किस में कर रहे हैं? रुपीज़ के अंदर। दैट इज कॉल्ड मनी। तो मनी क्या है? इज यूजली डिफाइन, नॉर्मली हम इसको डिफाइन करते हैं एज एनीथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेबल एज पेमेंट फॉर गुड एंड सर्विस। कुछ भी आपने मार्केट में से परचेज करना, चाहे वो गुड्स है चाहे वो सर्विसेज आप ले रहे हो कहीं से, तो उसके बदले में आपने पेमेंट करनी है, तो इसके लिए क्या चीज़ हम इस्तेमाल करते हैं? मनी। तो जनरली एक्सेप्टेबल है ये। जनरली मतलब इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि ये एक लीगल टेंडर है हमारे इकोनॉमी के अंदर, इंडिया के अंदर, और इसी को एक्सेप्टेबल इसलिए मिले क्योंकि इसी को यूज करके हम एक्सचेंज कर सकते हैं। एक्सचेंज को मीडियम ऑफ एक्सचेंज हम इस्तेमाल कर सकते हैं इसको। कोई चीज़ परचेज करी तो बदले में हमने क्या दे दिया? मनी। जैसे कि हमारे इंडिया के अंदर क्या चलता है? रुपीज फॉर एग्जाम्पल। तो रुपीज इंडिया के अंदर क्या है? रुपीज इन इंडिया इज मनी एज इट इज अ कॉमनली एक्सेप्टेड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज हियर। इंडिया के अंदर हम इसको मीडियम ऑफ एक्सचेंज के लिए चूज करते हैं। किसको? रुपीज को। क्योंकि अगर हम बात करें डॉलर की तो क्या इंडिया में डॉलर जो है एक्सेप्टेबल है? अगर हम बोले किसी को कि डॉलर ले लो तो कोई डॉलर उसको एक्सेप्ट करेगा? नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ पे डॉलर नहीं चलता। तो जो करेंसी हमारे इंडिया के अंदर यूज की जाती है, जो एक्सेप्टेबल है, गवर्नमेंट की तरफ से उसको अथॉरिटी मिली हुई है, तो वही चीज हमारी पूरी इकोनॉमी के अंदर सर्कुलेट होती है, राइट? तो इसी चीज को हम यूज कर सकते हैं। सो इसीलिए हम यहाँ पे बोलते हैं कि कॉमनली एक्सेप्टेड, उसी को एक्सेप्टेड किया जाता है किस चीज के लिए? एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी इज एक्सेप्टेड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ये हमने रीड किया। दैट सर्व एज ए, अब ये मनी को हम किस तरह से देखते हैं? मनी क्या है? एक मेजरमेंट है वैल्यू का। हम यहाँ पे चीजों का वैल्यू जो है वो मेजर कर सकते हैं। किसी भी चीज की, किसी भी कमोडिटी का कितना पैसा, कितने रुपए की है, वो चीज हम किस में मेजर कर सकते हैं? रुपीस में। क्योंकि रुपीस का एक ऐसा यूनिट है जिसके अंदर हम किसी भी चीज की वैल्यू को पता कर सकते हैं। मनी अ स्टोर ऑफ अ वैल्यू। यहाँ पे मनी क्या है? यहाँ पे पैसे को, रुपीस को हम स्टोर करके रख सकते हैं। आने वाले टाइम के लिए हमने कुछ सेव कर लिया तो हम कहते हैं कि सेविंग करके रख लिया, ठीक है। एंड स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। और मनी को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं? फ्यूचर के लिए अगर हमने कुछ पेमेंट्स करनी है, अगर हमने आज किसी से लोन ले रखा है तो इन फ्यूचर हमने उनकी पेमेंट करनी है, कोई डेट हमारे ऊपर है तो उसकी पेमेंट करनी है, तो उसको बोलते हैं डेफर्ड पेमेंट्स। तो उसके लिए भी मनी क्या है? काम आता है। तो ये सारे क्या है? एक तरह के इसके फंक्शंस ही हो गए, ठीक है। आगे इसकी डिटेल पढ़ते हैं। एवोल्यूशन ऑफ मनी। मनी कैसे हमारी इकोनॉमी के अंदर आया? तो सबसे पहले बार्टर सिस्टम यहाँ पे था। बार्टर सिस्टम क्या होता है? एक ऐसा सिस्टम होता है जहाँ पे गुड्स को हम एक्सचेंज करते हैं गुड्स के बदले में, ठीक है। ये सब आप टॉपिक पहले भी रीड कर चुके हो 10th स्टैंडर्ड के अंदर। तो बार्टर सिस्टम के बाद धीरे धीरे जो था, राजे महाराजे तो हमारी इकोनॉमी के अंदर थे, तो वो कॉइन्स जो था उन्होंने स्टार्ट किया। तो कॉइन्स का सिस्टम स्टार्ट हुआ। गोल्ड के कॉइन्स और सिल्वर के कॉइन्स धीरे धीरे वो चलने लगे। उसके बाद जैसे जैसे इकोनॉमी आगे बढ़ी तो उसके बाद सिस्टम ये हुआ कि जब गोल्ड और सिल्वर हमारी इकोनॉमी में धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो गया, कॉस्टली होने लग गया, तो हम अलॉय मेटल जो थे उसको यूज करके कॉइन्स बनाने लगे और साथ में पेपर मनी भी स्टार्ट हो गई। लेकिन आज का टाइम क्या है? अलॉय मनी और पेपर मनी की चीजें तो, नोट्स तो बनते ही हैं, कॉइन्स बनते ही हैं, साथ में प्लास्टिक मनी भी हमारी इकोनॉमी के अंदर चल रही है। प्लास्टिक मनी जैसे कि हम कहते हैं कि एटीएम कार्ड हो गया, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड हम इस्तेमाल करते हैं, दैट इज कॉल्ड द प्लास्टिक मनी। प्लास्टिक मनी के साथ साथ ई मनी भी यहाँ पे शुरू हो गया है इंडिया में या अदर वर्ल्ड के अंदर, पूरे दुनिया में। तो ई इकोनॉमी का, ई मनी का मतलब क्या होता है कि जैसे हम पेमेंट करते हैं, ट्रांसफ़र पेमेंट करते हैं, हमने इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र, है ना, तो उसका मतलब है पेटीएम के थ्रू जैसे हमने पेमेंट कर दी। तो ये सारा सिस्टम जो हुआ है मनी का, इट इज़ रिलेटेड टू द नीड ऑफ फैसिलिटेट एक्सचेंज। हमें यहाँ पे चीज़ों के एक्सचेंज के बदले में जो भी कुछ देना है तो उसी को फैसिलिटेट करने के लिए, इजी वे से करने के लिए ये धीरे 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 ये सिस्टम जो था वो कंटिन्यू हुआ है, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए 2 नंबर में या 3 नंबर में कि एवोल्यूशन ऑफ मनी क्या होता है, तो आप इन्हीं पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर सकते हो कि इस तरह से धीरे 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 मनी हमारी क्या हुई? एवोल्यूशन हुआ होगा, ठीक है। अब हम इसके थोड़े ब्रीफली पॉइंट्स के ऊपर जाते हैं। सबसे मेन पॉइंट इस चैप्टर का है जो कि 2 या 3 नंबर में आता है, बार्टर सिस्टम होता क्या है।
बार्टर सिस्टम का मतलब कि अ सिस्टम ऑफ एक्सचेंज इज अ सिस्टम इन विच गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स। ये एक ऐसा सिस्टम है बार्टर सिस्टम एक्सचेंज का जिसके अंदर गुड्स के बदले में गुड्स एक्सचेंज की जाती है। इसको हम सीसी इकोनॉमी भी कहते हैं। सीसी इकोनॉमी मतलब कमोडिटी टू कमोडिटी इकोनॉमी, यानी कि कमोडिटी के बदले में कमोडिटी ही ट्रांसफर की जाती है, एक्सचेंज की जाती थी उस टाइम पीरियड के अंदर। तो सीसी इकोनॉमी इज द वन इन विच कमोडिटीज आर एक्सचेंज फॉर कमोडिटीज और इन विच गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स। हम ये कह सकते हैं कि गुड्स के बदले में ही गुड्स जो थी वो लेन देन किया जाता था इन चीज़ों का। तो हम कहते हैं कि बार्टर सिस्टम उस टाइम के अंदर था। उस टाइम पैसे की कोई वैल्यू नहीं थी, पैसे के बारे में लोगों को, मनी के बारे में कोई अवेयरनेस नहीं थी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिफिकल्टीज ऑफ बार्टर सिस्टम। उस टाइम के बार्टर सिस्टम में क्या क्या डिफिकल्टीज थी, क्या क्या ड्रॉबैक्स थे, तो वो हम डिस्कस करते हैं अभी। फर्स्ट है लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। उस टाइम पीरियड के अंदर हमने यहाँ पे सीसी इकोनॉमी को नोटिस की है कि कमोडिटी टू कमोडिटी हमारी इकोनॉमी चलती थी। तो हमें यहाँ पे ऐसा सिस्टम था कि पर्सन्स को ढूंढना पड़ता था कि जो हमारी चीज़ों को लेना पसंद करे और उसके पास ऐसी चीज़ें हों जो हम लेना उसे पसंद करें, ताकि हमारा जो था एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन इस तरह से हो कि हम गुड्स के बदले में गुड्स को एक्सचेंज कर सकें। ठीक है, तो इस तरह से जैसे कि एग्जांपल लेते हैं हम कि एक प्रोड्यूसर है और वो राइस प्रोड्यूस करता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल तो राइस उसने प्रोड्यूस किया, राइट। तो ही लुक फॉर ए पर्सन हु नीड राइस। तो उसने एक ऐसा पर्सन ढूंढना शुरू किया जिसको राइस की जरूरत थी। एंड एट द सेम टाइम अ पर्सन हु हैव क्लोथ, और एक ऐसा पर्सन जिसके पास कपड़े हों, क्लोथ हों, ठीक है, ही नीड फॉर दैट क्लोथ्स। अब उसको वो उन क्लोथ्स की जरूरत है, तो सेकेंड पर्सन उसको प्रोड्यूसर एक ऐसा चाहिए जो कि क्या प्रोड्यूस करता हो, क्लोथ्स। तो इस तरह का मतलब कोई कोइंसिडेंस होना जो था वो बहुत मुश्किल था, डबल कोइंसिडेंस, यानी कि एक तरफ से राइस के प्रोड्यूसर को राइस बेचना है तो एक ऐसा प्रोड्यूसर चाहिए जो उसको खरीदना चाहता हो। सेकेंडली, और जो दूसरा प्रोड्यूसर हम जिसकी बात कर रहे हैं राइस भी खरीदना चाहता हो और सेकेंड उसके पास क्लोथ्स भी हो, क्योंकि फर्स्ट वाला फार्मर, फर्स्ट वाला प्रोड्यूसर क्लोथ्स को परचेज करना चाहता है। तो ये डबल कोइंसिडेंस जहां पे पॉसिबल होता था वहीं पे गुड्स का एक्सचेंज होता था एक पर्सन टू सेकेंड पर्सन। सो दैट्स व्हाई वी कॉल दैट टाइप ऑफ इकोनॉमी इज सीसी इकोनॉमी। ठीक है, तो ये ड्रॉबैक था क्योंकि इस तरह की कोइंसिडेंस बहुत रेयर होता था। सेकेंड पॉइंट है लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। तो उस टाइम बार्टर सिस्टम में सेकेंड ड्रॉबैक ये था कि कोई भी कॉमन यूनिट नहीं थी वैल्यू को मेजर करने के लिए। ठीक है, इन बार्टर सिस्टम देयर वाज नो कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। तो उस टाइम क्या दिक्कत आती थी कि जब भी हम डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज कर रहे हैं तो हमें उनकी वैल्यूज का पता ही नहीं था। कि जैसे एक पर्सन जो है वो फर्नीचर, यानी कि फर्नीचर के तौर पे हम ले लेते हैं कि कोई भी ऐसी चीज़ें जो वो बनाता है, टेबल हो गया, चेयर हो गया, कुछ टेबल्स बना के मार्केट में बेच रहा है एक प्रोड्यूसर। ठीक है, और उसको टेबल्स की एक्चुअल वैल्यू नहीं पता और बदले में उसने क्या लेने हैं, क्लोथ्स। तो क्लोथ्स की वैल्यू भी हमें नहीं पता क्योंकि हम उस टाइम पे किसी भी चीज़ को एक कॉमन यूनिट वहाँ पे अवेलेबल नहीं था इकोनॉमी के अंदर उस टाइम, कि ताकि हम क्लोथ की वैल्यू को मेजर कर सकते या टेबल या चेयर जो वो प्रोड्यूस कर रहा है उसकी वैल्यू को हम मेजर कर पाते। तो ये चीज़ मुश्किल था। इट वॉज डिफिकल्ट टू डिसाइड इन व्हाट प्रोपोर्शंस आर द टू गुड्स टू बी एक्सचेंज, कि कितना कितना प्रोपोर्शंस हमारा बनता है, इनके बीच में इक्वल का रेशियो है कि नहीं है, 1:1 की रेशियो बनती है यूनिट वाइज या नहीं बनती। ये इक्वल प्रोपोर्शन को फाइंड आउट करना मुश्किल था क्योंकि उस टाइम ऐसा कोई भी टूल नहीं था हमारे पास, कोई ऐसा कॉमन यूनिट था ही नहीं कि हम इनकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते। तो बस हमें सिर्फ इतना ही था कि कोइंसिडेंस मिल जाए, हमारा कुछ ऐसा मैच हो जाए कि कमोडिटी को बदले में कमोडिटी जो एक्सचेंज हो जाती थी। ठीक है, तो ये एक इनका नेगेटिव पॉइंट था उस समय की इकोनॉमी का। लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। तो जैसे कि मैं बताया कि आज के टाइम अगर बात करें तो मनी को हम स्टोर करके रख सकते थे, लेकिन बार्टर सिस्टम के टाइम पे क्या होता था, सेविंग इज पॉसिबल ओनली व्हेन ओनली बाय वे ऑफ स्टोरेज ऑफ गुड्स। अगर हम चाहते थे कि हमें स्टोर करना है
तो हमें यहाँ पे कमोडिटीज़ को ही स्टोर करना पड़ता था। तो कमोडिटी को स्टोर करने के लिए क्या नुकसान थे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो उनकी ड्यूरेबिलिटी होती है, ड्यूरेबल आइटम्स को हम ज़्यादातर स्टोर करके नहीं रख सकते थे, ठीक है। और कितने टाइम तक हम स्टोर करेंगे, हाउ मच टाइम वी विल स्टोर द प्रोडक्ट, वी विल स्टोर द कमोडिटी, तो ये भी तय नहीं था। तो इन चीज़ों को स्टोर करके रखना बहुत मुश्किल था, तो इसलिए ये भी एक ड्रॉबैक उस टाइम पे काउंट किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है डिफिकल्टीज ऑफ फ्यूचर पेमेंट। अगर हम ये बात करें कि फ्यूचर के पेमेंट्स जो था वो हम कर सकते थे, तो सीसी इकॉनमी के अंदर ये मुश्किल था। अब सपोज कर लो, इफ अ पर्सन वांट टू टेक लोन फ्रॉम अदर पर्सन, अगर कोई लोन ले रहा है, ठीक है, देन ही मे मेक एन एग्रीमेंट टू रिपे द कमोडिटी लोन इन फ्यूचर। अब उसने ये डिसाइड कर लिया कि फ्यूचर के अंदर मैं आपको आइटम्स दे दूंगा, इस चीज के लिए वो एग्रीमेंट कर देता है, कमोडिटीज देने की एग्रीमेंट करता है। तो उसके लिए उसको दिक्कतें आएगी या नहीं आएगी, ठीक है। उसने लोन ले लिया, उसके बदले में उसने कह दिया कि मैं इन फ्यूचर में आपको कमोडिटीज पे कर दूंगा। तो इसके लिए क्या क्या परेशानियां आ रही थी उस टाइम सीसी इकॉनमी के अंदर। एक तो उसको अरेंजमेंट करना पड़ना था कमोडिटीज का, जितना टाइम पीरियड के लिए उसने डिसाइड किया है 3 मंथ, तो 3 मंथ तक उसको क्या करना था, वो सेम कमोडिटीज को प्रोड्यूस करना ही पड़ेगा, अरेंज उसका करना ही पड़ेगा, चाहे जैसे भी उसका अरेंजमेंट करे, ठीक है। ये उसके लिए प्रॉब्लम था। सेकेंडली, जो चीज़ें वो प्रोड्यूस कर रहा था उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो उसने लोन की पेमेंट करनी है, हो सकता है कि सामने वाले को क्वालिटी पसंद ना आए तो वो रिजेक्ट कर दे आइटम्स को, तो क्वालिटी को भी मेंटेन करके रखना था अरेंजमेंट के साथ साथ। ये भी उसके लिए थोड़ा सा टफ वर्क था। इसके साथ रिस्क था, द वैल्यू ऑफ कमोडिटी टू बी रिपेड कुड इंक्रीज और डिक्रीज ओवर द ड्यूरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब जो कॉन्ट्रैक्ट डिसाइड हुआ है 3 मंथ के अंदर, तो इस टाइम क्या हो सकता था कि जो वैल्यू ऑफ कमोडिटी है हमने जो पे करनी है वो इंक्रीज डिक्रीज हो सकता था ना, ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, अगर 3 महीने की जगह पे हमने उसे डिसाइड करवा लिया कि 6 मंथ में मैं तेरी पेमेंट करूंगा, किसके थ्रू, कमोडिटीज के थ्रू, तो मे बी ये भी हो सकता था कि कमोडिटीज हमारी इंक्रीज हो जाए, इंक्रीज या डिक्रीज कुछ भी हो सकती है। डिक्रीज हो रही है तभी उसके लिए वेस्ट पड़ी रहेगी, ठीक है, उसके लिए नुकसान है। अगर इंक्रीज हो गया तो उसको और अरेंज करना पड़ेगा, क्योंकि टाइम ड्यूरेशन जो था वो थोड़ा उसने गैप डाल दिया, ज़्यादा हो गया, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है कि डिफिकल्टीज क्रिएट होती थी। नेक्स्ट आता है इन डिविजिबिलिटी ऑफ सर्टन गुड्स। अब चीज़ों को हमने उसको चीज़ों के बदले में चीज़ें हमें एक्सचेंज करनी है, तो उस टाइम पीरियड के अंदर क्या था कि हम उनको डिवाइड नहीं कर सकते थे चीज़ों को, ठीक है। जैसे कि एक पर्सन है, अ पर्सन वांट टू सेल हिज हॉर्स एंड गेट इन एक्सचेंज फॉर क्लोथ या फिर शूज, कुछ भी हम बात कर लेते हैं, उसके बदले में उसको चाहिए, और वो क्या करना चाहता है, अपना हॉर्स। अब हम यहाँ पे हॉर्स की अगर बात करें तो क्या इस हॉर्स को हम डिवीजन कर सकते हैं, क्योंकि इसने 2 आइटम्स खरीदनी है। कौन कौन से? एक तो उसको क्लोथ खरीदना है और दूसरे उसको शूज खरीदनी है। तो हाउ कैन इट्स पॉसिबल टू डिवाइड हॉर्स इन 2 ग्रुप्स या 2 पार्ट्स, तो ये पॉसिबल ही नहीं था। तो इसीलिए इंडिविजिबिलिटी ऑफ सर्टन गुड्स इज नॉट पॉसिबल इन द केस ऑफ सीसी इकॉनमी, ठीक है। ये थे इसके ड्रॉबैक्स। नेक्स्ट आता है फंक्शंस ऑफ मनी। फंक्शंस ऑफ मनी की क्या क्या फायदे हैं, इसको वेरी फ्रिक्वेंटली करते हैं, क्योंकि जो ड्रॉबैक्स हमारे बार्टर सिस्टम के हैं वही उसकी मेरिट बनती है हमारे मनी वाले चैप्टर में मनी की। मनी के फायदे क्या हैं? मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ये हमने इसकी डेफिनेशन के अंदर ही हमने रीड कर लिया कि इसको हम मीडियम ऑफ एक्सचेंज काउंट कर सकते हैं। कैसे? हमारे पास सीसी इकॉनमी थी, उससे हमने चेंज करके अब कौन सी इकॉनमी जो है वो डाइवर्ट कर ली, वो बन गई है CMC। सी मतलब कमोडिटी को बेच के हमारे पास क्या आता है, मनी, और मनी का यूज करके हम फिर से कमोडिटी परचेज कर सकते हैं, राइट। तो ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, इसी के थ्रू हमारी एक्सचेंज हो जाती है। नेक्स्ट आता है मनी एज ए मेजर ऑफ वैल्यू। मनी को हम क्या करते हैं, मेजरमेंट के तौर पे यूज कर सकते हैं। हमारी मनी इंडिया के अंदर क्या चलती है, रुपीज। तो रुपीज को हम इस्तेमाल करते हैं किसी भी चीज की अगर वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, रुपीज का यूज करना पड़ता है। किसके तौर पे? यूनिट के तौर पे, ठीक है, ताकि हम किसी भी चीज का, गुड का, सर्विस का क्या कर सकते हैं, उसका वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर सके, ठीक है। एज ए यूनिट ऑफ अकाउंट द मॉनेटरी यूनिट इज यूज्ड टू मेजर द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रिलेट टू अदर गुड्स एंड सर्विसेज। तो यहाँ पे हम दूसरी गुड्स एंड सर्विसेज को रिलेट करके हम क्या करते हैं, गुड्स की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि मनी से हम ये चीज कर सकते हैं। मनी एज ए स्टोर ऑफ वैल्यू, जैसे आपको पता है कि मनी को हम स्टोर करके रख सकते हैं। यस, मनी को स्टोर किया जा सकता है, फ्यूचर की सेविंग के लिए हम इसको स्टोर करके रख लेते हैं, ठीक है।
विच कैन बी यूज एट एनी टाइम टू परचेज गुड्स एंड सर्विस। अब हमें पता है कि हमने स्टोर कर लिया तो एनी टाइम हम उसकी परचेजिंग कर सकते हैं फ्यूचर के अंदर, आने वाले टाइम के अंदर, क्योंकि हमने उसको क्या कर लिया, सेव करके रख लिया। क्लियर। नेक्स्ट है मनी एज ए स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। अब हमें पता है कि मनी का हमने इस्तेमाल किया है, यहाँ पे हमने स्टोर किया है, सेविंग कर ली, इन फ्यूचर में जब भी हमें जरूरत पड़ेगी हम उसका यूज कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं डेफर्ड पेमेंट्स की। डेफर्ड पेमेंट होता है कि हमारे पास इन फ्यूचर में किसी से हमने अभी हमने लोन ले रखा है तो इन फ्यूचर हमें इस पेमेंट करनी है, तो हमें पहले के जैसे कमोडिटीज को इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, मनी का इस्तेमाल करते हैं हम। आज हमारे हैंड में मनी नहीं है तो मे बी इन फ्यूचर में हमारे पास पैसा है तो हम अपने क्या करते हैं, डेट को क्लियर कर देते हैं, ठीक है, उसको हम चुका देते हैं, लोन की रिपेमेंट कर देते हैं। तो ये पॉसिबल हो सकता है मनी के थ्रू, ताकि हम फ्यूचर के अंदर इनकी पेमेंट जो वो क्लियर कर सकें। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक, ये टॉपिक भी हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 4 मार्क्स में मोस्टली आ ही जाता है एग्जाम्स के अंदर। फॉर्म ऑफ मनी। फॉर्म ऑफ मनी को हम टाइप्स ऑफ मनी भी कह सकते हैं, काइंड्स ऑफ मनी भी कहते हैं, कितने तरह की मनी होती है। तो यहाँ पे हमने रीड करना है फिएट मनी एंड फिड्यूशियरी मनी। उसके साथ साथ हम पढ़ेंगे फुल बॉडीड मनी एंड क्रेडिट मनी। अब ये फिएट मनी क्या होता है? फिएट मनी, इसको हम लीगल टेंडर मनी भी कहते हैं। ठीक है, हम यहाँ जितने भी यहाँ पे नेम्स हैं मैं साथ साथ यहाँ पे मेंशन करती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि किसी भी एक चीज के ऊपर डिपेंडेंट ना रहो, उसके डबल नेम भी हो सकता है। लीगल टेंडर मनी, इसका मतलब क्या है? फिएट मनी रेफर्स टू दैट मनी विच इज इशूड बाय ऑर्डर एंड अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट। यानी कि फिएट मनी वो एक ऐसा पैसा है जो कि हमारी सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा जो है इशू किया जाता है, ठीक है, या उसके ऑर्डर पे जो था उसके अथॉरिटी के तौर पे इशू किया जाता है मार्केट के अंदर, उसको हम बोलते हैं लीगल टेंडर मनी। फिएट का मतलब होता है ऑर्डर, यानी कि ऑर्डर मनी भी इसको कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उसके ऑर्डर के अकॉर्डिंगली ही पैसा जो है वो मार्केट में इशू होता है। उसके बाद आता है हमारे पास फिड्यूशियरी मनी। अब ये जो फर्स्ट है फिएट मनी, इसका इस्तेमाल हमने किया है कि गवर्नमेंट की अथॉरिटी, इसमें क्या आता है, जैसे हम कॉइन्स की बात करते हैं तो जो हमारे कॉइन्स है उसको हम फिएट मनी के तौर पे देखते हैं और साथ में नोट, ठीक है। ये 2 तरह की हमारे पास करेंसी चलती है और ये गवर्नमेंट की ऑर्डर के बिहाफ के ऊपर ही हमारी इकोनॉमी के अंदर ये सर्कुलेट होती है, एक्सचेंज होती है, ठीक है। तो अब कोई भी पर्सन ये नहीं कह सकता कि मुझे नोट नहीं चाहिए, मुझे कॉइन्स नहीं चाहिए, क्योंकि हमें पता है कॉइन्स और जो नोट है वो टोटली अथॉरिटी हमें मिली हुई है, गवर्नमेंट की अथॉरिटी है, इसीलिए ये मार्केट के अंदर इश्यू किए जाते हैं। तो कोई भी पर्सन मना नहीं कर सकता कि मैंने नोट में जो है वो पेमेंट नहीं लेनी या कॉइन्स के अंदर पेमेंट हमें नहीं लेनी। दे कांट बी रिफ्यूज इन सेटलमेंट ऑफ पेमेंट ऑफ एनी टाइप, ठीक है। किसी तरह की भी पेमेंट अगर है, छोटी है, बड़ी है, तो वो कॉइन्स और नोट्स में पेमेंट की जाती है, तो इसके हम रिफ्यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये गवर्नमेंट का लीगल टेंडर है। लीगल मतलब यहाँ पे ऑर्डर जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा पास किया जाता है, तो ये दोनों चीजें हमारे इसमें इंक्लूड होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है फिड्यूशियरी मनी और ऑप्शनल मनी। इसको ऑप्शनल मनी भी कहते हैं। अब इसको ऑप्शनल क्यों बोला जाता है? इट इज दैट फॉर्म ऑफ मनी विच इज ऑर्डिनरली एक्सेप्टेड बाय द पीपल बट हैज नो लीगल सेंशन बिहाइंड इट। अब यहाँ पे गवर्नमेंट ये सेंशन नहीं किया कि आपने फिड्यूशियरी मनी को इस्तेमाल करना ही करना है। यहाँ पे पर्सन्स अपनी सिर्फ कन्वीनियंस के बेस से इसको यूज कर लेते हैं। पेयर या पे जो होता है, तो अगर उनका ट्रस्ट है इस चीज तरह के पेमेंट करने के लिए तो वो इस चीज को अप्लाई करते हैं। जैसे कि चेक के थ्रू पेमेंट, अगर हमारे पास चेक के थ्रू पेमेंट होती है, अगर किसी पर्सन ने ये बोला कि मुझे चेक के द्वारा पेमेंट नहीं चाहिए, तो हम फोर्सफुली उसको चेक जो है वो नहीं उसके ऊपर डाल सकते। तो अगर वो बोलेगा मुझे कैश चाहिए तो वो कैश में पेमेंट हमें करनी पड़ेगी। तो चेक क्या है? ये एक इंस्ट्रूमेंट है हमारा, डिमांड ड्राफ्ट जो है ये एक इंस्ट्रूमेंट है किसका? पेमेंट करने का, लेकिन ये एक लीगल सेंशन नहीं है। गवर्नमेंट इसको ये नहीं कहती कि फोर्सफुली आप किसी को ये चेक के थ्रू पेमेंट जो वो कर दो, इसलिए इसको ऑप्शनल कहते हैं कि इसे हम कर सकते हैं अगर पे और पेयर जो है दोनों का आपस में इस चीज के लिए ट्रस्ट है। तो अगर वो इस पर यकीन करते हैं कि चेक के द्वारा पेमेंट जो है वो भी लीगल होती है, वो जेन्युइन है, तो वो उसके ट्रस्ट के बेस के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन हम फोर्सफुली नहीं कर सकते पेमेंट चेक के थ्रू। दैट इज कॉल्ड द फिड्यूशियरी मनी और द ऑप्शनल मनी, ठीक है। एक हमारे यहाँ फॉर्म ऑफ मनी होता है फुल बॉडीड मनी, और इसको हम स्टैंडर्ड मनी भी कहते हैं और साथ में प्रिंसिपल मनी भी इसको बोला जाता है। फुल बॉडीड मनी का मतलब क्या होता है? इट रेफर्स टू दैट मनी whose commodity value is equal to the money value। commodity value का मतलब क्या होता है? intrinsic value, इसको हम क्या बोलते हैं? और intrinsic value,
इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब कि जिस तरह की चीज़ हमारी बनी है, जैसे कोई मेटल हमने यूज़ किया है, कोई भी मेटल हम यूज़ करके कॉइन्स बनाते हैं, ठीक है, तो वो जो कॉइन हमने बनाया है अलॉय मेटल का, तो उसको बोलते हैं, वो क्या है, कमोडिटी। कमोडिटी को यूज़ करके हमने कॉइन बनाया है, या पेपर का इस्तेमाल करके हमने क्या बनाया है, नोट प्रिंट किया है, नोट छापा है, तो यहाँ पे पेपर क्या हो गया, हमारी कमोडिटी। तो कमोडिटीज़ की जो वैल्यू है, अगर वो हमारी मनी वैल्यू की इक्वल टू हो जाती है तो हम बोलते हैं फुल बॉडीड मनी, उसको बोला जाता है। मीन्स कि अगर हम बोलें कि 1 रुपये का पेपर हमने मार्केट से लिया और 1 रुपये का उसका कमोडिटी का रेट था, यानी कि इंट्रिंसिक वैल्यू उसकी क्या थी, 1 रुपीज़, ठीक है, और उसके ऊपर हमने 1 रुपये का ही नोट जो है वो बना लिया, उसको कटिंग करके हमने उसके ऊपर 1 लिख दिया, 1 रुपी नोट। तो 1 रुपी नोट क्या हो गया, उसकी मनी वैल्यू, क्योंकि हमने उसके ऊपर उस कमोडिटी का यूज़ करके 1 रुपये का क्या बना लिया, नोट ले लिया, बना लिया, तो मनी उसका ऊपर लिख दिया मनी, ठीक है, 1 रुपीज़ की मनी। तो 1 रुपीज़ ये हो गया हमारा मनी वैल्यू, और जिस चीज़ का हमने यूज़ किया पेपर का, और वो भी कितने रुपए की है, 1 रुपये का, तो 1 और 1 इट मीन्स क्या हो गया कि इसको हम फुल बॉडीड मनी बोलते हैं, क्योंकि इसका मतलब है कि हमारी कमोडिटी वैल्यू यानी कि इंट्रिंसिक वैल्यू इज इक्वल टू द मनी वैल्यू, मनी वैल्यू के बिल्कुल सेम है, तो इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड मनी। नेक्स्ट आता है क्रेडिट मनी और द टोकन मनी भी इसको बोला जाता है। इट इज दैट मनी whose फेस वैल्यू इज मोर देन द इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक मतलब कमोडिटी की वैल्यू, ठीक है, तो फेस वैल्यू मतलब मनी वैल्यू। जैसे 1 रुपये का जगह पे हम 10 रुपये ले लें, तो 10 रुपये हमारा जो नोट है, लेकिन उसको हमने जो चीज़ हमने इस्तेमाल करी थी वो पेपर यूज़ किया था, और पेपर जो था वो कितने का था, ये 10 रुपीज़ का नोट है, पेपर जो हमने लिया था वो सिर्फ और सिर्फ 1 रुपये का हमने यूज़ किया, राइट, 1 रुपीज़ का परचेज करना था हमें, तो इंट्रिंसिक वैल्यू 1 रुपीज़, लेकिन वो कमोडिटी जो हमने उसको यूज़ करके जो बनाया है, पेपर कटिंग करी है, उसके ऊपर हमने 10 लिखा है, दिस इज अ फेस वैल्यू, ठीक है, फेस वैल्यू ऑफ मनी। तो जब हमारी फेस वैल्यू जो होती है वो ज़्यादा हो जाती है हमारी कमोडिटी वैल्यू से, तो उसको हम बोलते हैं क्रेडिट मनी, ठीक है, ये चीज़ हमारी ज़्यादा है। अब यहाँ पे कई बार क्वेश्चन ये आता है कि क्या हमारे जो है जो फेस वैल्यू है हमारी मनी की वो कम भी हो सकती है हमारी इंट्रिंसिक वैल्यू से, तो ऐसा नहीं होता। सपोज कर लो कि अगर हमारे कॉइन अगर हम बात करते हैं, तो गोल्ड का अगर हम कॉइन बना लें, है ना, तो गोल्ड का इस्तेमाल करके और ऊपर उसके ऊपर लिख दें गोल्ड के ऊपर कि 1 रुपये का या 10 रुपये का कॉइन है, ठीक है, हमने यहाँ पे कमोडिटी यूज़ की है गोल्ड, तो गोल्ड बहुत कॉस्टली होता है, तो गोल्ड की वैल्यू जो होती है वो ज़्यादा है, लेकिन ये हमारे मनी की वैल्यू फेस वैल्यू कम है। तो नॉर्मली क्या होगा कि लोग फेस वैल्यू के ऊपर फोकस ही नहीं करेंगे, सीधा उसको गोल्ड मान के उसका इस्तेमाल कर लेंगे, राइट, उसको यूज़ कर लेंगे, मार्केट में बेच देंगे, या उसकी जगह पे कुछ और चीज़ अरेंज कर लेंगे। तो इट मीन्स कभी भी जो है इतनी कमोडिटी का जो वैल्यू है वो ज़्यादा नहीं होती, ठीक है, ताकि एक आम बंदा उसको दूसरी मेटल के तौर पे यूज़ कर ले मार्केट के अंदर, तो वैल्यू जो होती है उसके ऊपर लिखा हो उसी का ही रेट ज़्यादा होता है। तो हम कहते हैं कि फेस वैल्यू जब ज़्यादा होती है कमोडिटी वैल्यू से, उसको हम क्रेडिट मनी या टोकन मनी भी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद ये था हमारा फॉर्म ऑफ मनी। इसके बाद आता है टॉपिक हमारा सप्लाई ऑफ मनी। सप्लाई ऑफ मनी क्या होता है, सप्लाई ऑफ मनी या मनी सप्लाई एक ही चीज़ है। सप्लाई ऑफ मनी मतलब इट इज़ अ स्टॉक कंसेप्ट। आपको ये क्लियर कर दूं कि सप्लाई ऑफ मनी का मतलब जितनी हमारे पैसे की सप्लाई होती है, राइट, ये एक स्टॉक कंसेप्ट है। क्यों, इट कैन बी मेजर्ड एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, एक खास टाइम पीरियड के ऊपर हम इसको जजमेंट करते हैं। मनी सप्लाई रेफर टू द टोटल स्टॉक ऑफ मनी इन सर्कुलेशन अमंग द पब्लिक एट द पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। एक खास टाइम पीरियड के ऊपर हम इसको कैसे जजमेंट करते हैं कि किसी भी टाइम के ऊपर अगर हमने नोट करना है, ठीक है, एक स्पेसिफिक टाइम के ऊपर हम इसको नोट कर लेते हैं कि हमारे इंडिया के अंदर कितना पैसा सर्कुलेट हो रहा है, कितना घूम रहा है इंडिया के अंदर, सर्कुलेट हो रहा है, तो वो सारा क्या कहलाता है, मनी सप्लाई कहलाता है। मनी सप्लाई को मेज़र कैसे करते हैं, इसको मेज़र करने के हमारे पास टूल है, जैसे कि इसको हम शॉर्ट में M1 भी कहते हैं, ठीक है, मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। यहाँ पे M1, M2, M3 आपको अपनी बुक में मिलेगा। हमारे सिलेबस में M1 है, तो हम M1 के ऊपर ही फोकस करते हैं कि M1 का मतलब क्या होता है। M1 मतलब C प्लस DD प्लस OD। C मतलब करेंसी, ठीक है, और DD मतलब डिमांड ड्राफ्ट, और OD मतलब अदर डिपॉजिट्स। इसका मतलब क्या हुआ, करेंसी का मतलब क्या है, करेंसी मतलब जो पैसा लोगों के पास है इन हैंड,
जो उनके हाथों में है, तो उसको हम बोलते हैं कि मनी। करेंसी हमारे पास दो तरह से हो सकती है, कॉइन लोगों के पास होते हैं और नोट, ठीक है, ये हमारे पास लोगों के पास है। तो करेंसी यानी कि कॉइन्स के रूप में या नोट्स के रूप में, हेल्ड बाय द पीपल, जो लोगों के हाथों में है, हेल्ड बाय द पीपल, बाय द पीपल। तो जितना पैसा लोगों के पास हमने इशू करके सर्कुलेट कर दिया, लोगों के पास है, ठीक है, एक तो वो, प्लस डिमांड डिपॉजिट। अब उसमें से कुछ पैसा, जो भी पैसा लोगों के पास है, कुछ पैसा लोगों का बैंकों में जमा है डिमांड डिपॉजिट के तौर पे। डिमांड डिपॉजिट में हम क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ वही पैसा हम रखते हैं जिसको हम डिमांड करने पर वो हमें वापस मिल जाता है। तो इसके लिए दो अकाउंट हमारे ओपन किए जाते हैं, करंट अकाउंट हो सकता है तो एक सेविंग अकाउंट होता है, ठीक है। तो इन दोनों अकाउंट में जब भी हम पैसा किसी भी टाइम पे हम निकलवा सकते हैं, किसी भी टाइम इन दोनों अकाउंट्स में पैसा जो है हम डिपॉजिट करवा सकते हैं। एक होता है हमारा टाइम डिपॉजिट यानी कि फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, तो उसके अंदर हमारे पास एक फिक्स टाइम पीरियड के अंदर ही हम पैसा विड्रॉ करवा सकते हैं, 6 मंथ, 6 ईयर या 8 ईयर, 10 ईयर्स, तो उसको हम बीच में काउंट नहीं करते। डिमांड डिपॉजिट के लिए हम क्या लेते हैं, दो अकाउंट ऐसे हैं जहाँ पे पब्लिक अपना पैसा जो है वो डिपॉजिट करती है और डिमांड करने पर उनको वो पैसा मिल जाता है। तो अभी हमने दो टॉपिक रीड किए हैं कि मनी सप्लाई क्या होता है, जितना पैसा हमारी इकॉनमी के अंदर सर्कुलेट हो रहा है, वो पैसा जो लोगों के पास है, हेल्ड बाय द पीपल, और वो पैसा जो लोगों ने बैंक के अंदर जमा करवाया है, चाहे वो करंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट के अंदर अपना डिपॉजिट करके रखा हुआ है, ठीक है। तीसरा है लोगों का कुछ पैसा जो है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वे से आरबीआई के पास डिपॉजिट है। ये वाला पैसा कॉमर्शियल बैंक्स के पास होता है, कॉमर्शियल बैंक्स के पास डिपॉजिट करवाते हैं पर्सन्स, और कुछ पैसा जो कि अदर डिपॉजिट के थ्रू हम चेकआउट करते हैं, अदर डिपॉजिट हेल्ड बाय द पीपल विद आरबीआई, जो पैसा लोगों का आरबीआई के पास जमा है। अब लोगों के पैसा आरबीआई के पास कैसे जमा होता है, जैसे कि डिमांड डिपॉजिट विद आरबीआई ऑफ पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। कुछ क्या करते हैं, पब्लिक अपना पैसा जो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में क्या करते हैं, अपना डिपॉजिट करवाते हैं, फाइनेंस करवाते हैं, और वहाँ से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जो होते हैं जैसे कि आईडीबीआई हो गया, नेबार्ड हो गया, ठीक है, ये बैंक्स क्या करते हैं, पैसा आरबीआई के पास डिपॉजिट करवा के रखते हैं। तो वो है तो पब्लिक ही पैसा इनडायरेक्टली वे से, यानी कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट का जो कुछ पैसा है, यानी कि पब्लिक का पैसा इन इंस्टीट्यूट में है और इन्होंने पैसा कहाँ पे डिपॉजिट करवाया है, आरबीआई के पास डिपॉजिट करवाया है, ठीक है। आरबीआई डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट विद आरबीआई ऑफ पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। उसके बाद आता है डिमांड डिपॉजिट ऑफ फॉरेन सेंट्रल बैंक। फॉरेन सेंट्रल बैंक का पैसा भी अगर हमारे आरबीआई के पास जमा है तो उसको भी डिमांड डिपॉजिट के थ्रू वो निकाल सकते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, अदर डिपॉजिट। और आईएमएफ का पैसा या वर्ल्ड बैंक का कुछ पैसा जो है वो डिपॉजिट है आरबीआई के पास, उसको भी बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट, क्योंकि डिमांड करने से ये बैंक्स, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक अपना पैसा जो है वो आरबीआई से निकलवा सकते हैं। तो ये भी सारा पैसा किसका होता है, पब्लिक का। तो इसीलिए वो पैसा जो इकोनॉमी में सर्कुलेट हो रहा है, चाहे वो करेंसी के तौर पे लोगों के पास है, कमर्शियल बैंक्स के पास है या फिर आरबीआई के पास है, तो वो सारा अगर हम जोड़ लेते हैं, उनको प्लस कर देते हैं, तो वो क्या बन जाता है, M1, यानी कि मनी सप्लाई। उसी को हम बोलते हैं मनी सप्लाई, जो कि सर्कुलेट हो रही है इकोनॉमी के अंदर। एक नेक्स्ट अदर पॉइंट है हमारे पास, कई बार 2 नंबर में वो भी पूछा जाता है, हु सप्लाइज मनी। हु सप्लाइज मनी, तो हम यहाँ पे बात करते हैं कि वो पैसा जो कि सप्लाई किया जाता है, तो कौन कौन सप्लाई करता है। फर्स्ट है सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री। हमारी कंट्री का सेंट्रल बैंक क्या है, आरबीआई, ठीक है। तो आरबीआई क्या करता है, नोट जो है वो इशू करता है, ठीक है, और मार्केट में सर्कुलेट करता है, राइट, ये काम करता है। यानी कि सप्लाई करने का काम किसका है, आरबीआई का। आरबीआई क्या है, हमारा सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री है। इसके अलावा कमर्शियल बैंक्स ये भी क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं मनी की। इनका सप्लाई करने का जो है एक अलग से एक्टिविटी है, कैसे ये सर्कुलेट करते हैं मनी को, ये पैसा इनको इशू करने का राइट नहीं है, मार्केट में ये पैसे को प्रिंट करके उसको मार्केट में इशू नहीं कर सकते, ये काम सिर्फ आरबीआई का है। तो कमर्शियल बैंक कैसे जो है मनी को आगे फॉरवर्ड करते हैं, सप्लाई करते हैं, ये मनी क्रिएट करते हैं, ठीक है, क्रिएट मनी, यानी कि जो लोगों का पैसा इनके पास डिपॉजिट होता है उसी के ऊपर ये कुछ ऐसा परसेंटेज लगाते हैं, सीआरआर कट करके, बाकी जो मनी होता है वो एज ए लोन किसी को देते हैं, ठीक है। लेकिन वो डिमांड डिपॉजिट के फंक्शन को ध्यान में रख के ही आगे जो है वो पैसा आगे दिया जाता है। तो इसको हम नेक्स्ट वाले चैप्टर में रीड करेंगे अच्छे से, बैंकिंग वाले चैप्टर में, कि कमर्शियल बैंक कैसे मनी को क्रिएट कर सकता है।
और वो कैसे सप्लायर कहलाता है मनी का। नेक्स्ट आता है गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट भी पैसा जो है वो इशू करती है। गवर्नमेंट पैसा कैसे इशू करती है, गवर्नमेंट का रोल यहाँ पे आता है, क्योंकि गवर्नमेंट जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, गवर्नमेंट यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है वो क्या करते हैं, कॉइन्स को इशू करते हैं, ठीक है। कॉइन्स ऑफ ऑल डिनोमिनेशंस, किसी अमाउंट का भी हो कॉइन्स, तो वो एक हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा ही इशू किया जाता है। इसके अलावा 1 रुपीज़ का जो नोट है वो भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा ही मार्केट में इशू किया जाता है। ये जो राइट है कॉइन्स और 1 रुपीज़ नोट को इशू करने का, ये हमारे आरबीआई के पास नहीं है। अदर जितने भी नोट्स हैं वो आरबीआई के द्वारा ही इशू किए जाते हैं, ठीक है। तो ये 3 पर्सन्स क्या कहलाते हैं, 3 हमारे पास जो इंस्टीट्यूट है वो क्या कहलाते हैं, हमारे सप्लायर्स कहलाते हैं। तो अगर हमारे पास क्वेश्चन आ जाए सप्लायर्स कौन कौन है, तो आप इन तीनों का नाम लिखोगे, या फिर अगर क्वेश्चन आ जाए हु सप्लाई मनी, तो आप लिखोगे हमारी गवर्नमेंट, कमर्शियल बैंक्स और सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री जो होते हैं वो मनी को सप्लाई करते हैं। अब एक चीज़ ऊपर और हमने यहाँ पे नोट करनी है कि जब भी मनी सप्लाई का पोर्शन आता है आपको, तो मनी सप्लाई में मनी सप्लाई के अंदर आपने इतना कंसेप्ट देना है, इट कैन बी मेजर एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। मनी सप्लाई रेफर टू द टोटल स्टॉक ऑफ मनी इन सर्कुलेट अमंग द पब्लिक। हम यहाँ पे बार बार बात कर रहे हैं कि पब्लिक के अंदर जो सर्कुलेट होता है पैसा वो लेना है। पब्लिक के अंदर हमने सिर्फ पब्लिक लेनी है, इसीलिए हमने यहाँ पे C + DD + OD को कंसेप्ट माना है। यहाँ पे हमने बैंकिंग सिस्टम को इन्वॉल्व नहीं करना है, ना तो हमने बैंकिंग सिस्टम लेना है, ना ही हमने गवर्नमेंट को लेना है, क्योंकि ये बैंकिंग सिस्टम क्या हो गया, कमर्शियल बैंक्स। तो कमर्शियल बैंक्स क्या होते हैं, मनी को आगे मनी सप्लाई नहीं करते हैं। ये क्या करते हैं, मनी सप्लाई के अंदर इन्वॉल्व नहीं होते, ये सिर्फ सप्लायर्स हैं, ठीक है। इसी को ये सिर्फ सप्लाईज करते हैं और ये सप्लायर्स कहलाते हैं। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं मनी सप्लाई में कि लोगों के पास पैसा कितना है, उनके हाथों में कितना पैसा सर्कुलेट हो गया, इशू, ठीक है, कितना इशू हो गया इन लोगों के पास पहुंचा है, तो उसको बोलते हैं मनी सप्लाई मार्केट में कितनी हो रही है। यहाँ पे कमर्शियल बैंक्स को भी लेना नहीं है और गवर्नमेंट को भी नहीं लेना, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस भी पैसा जो है वो इशू करते हैं, तो वो भी किस में आ जाते हैं, हमारे सप्लायर्स में आते हैं। इन चीज़ों को हम अवॉइड करेंगे जब ये हम ये डेफिनेशन नोट करेंगे मनी सप्लाई की, इनको हमने इग्नोर करना है, ठीक है। और लास्ट आता है हाई पावर्ड मनी, एक लास्ट पॉइंट है। हाई पावर्ड मनी का मतलब क्या होता है, कई बार ये 2 नंबर में कंसेप्ट आपको आता है हाई पावर्ड मनी। तो हाई पावर्ड मनी का मतलब होता है जितना पैसा हमारे गवर्नमेंट के पास है और जितना पैसा आरबीआई इशू करती है, और इसके अलावा जितना पैसा पब्लिक के पास है, अगर हम सबको अगर प्लस कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है, हाई पावर्ड मनी कहलाता है, ठीक है। तो सम टोटल ऑफ, यानी कि यहाँ पे किस किस को हमने सम करना है, सम टोटल ऑफ करेंसी हेल्ड बाय द पीपल। फर्स्ट है करेंसी हेल्ड बाय द पीपल, क्योंकि पीपल के पास हमने क्यों एडिशन करना है, क्योंकि इशू करके पैसा इन लोगों के पास ही पहुंचा है, हमने टोटल इशू देखना है कितना है। इसके अंदर और क्या प्लस करेंगे इस पॉइंट के अंदर, कि जितना पैसा हमारा कमर्शियल बैंक्स के पास पड़ा हुआ है, ठीक है, तो वो भी हम इसके अंदर इन्वॉल्व करेंगे। सॉरी, जितना पैसा हमारा आरबीआई के पास है, ठीक है, तो हम लिखते हैं करेंसी नोट आर इशूड बाय आरबीआई, जो उसके द्वारा आरबीआई के द्वारा इशू किया जाता है। और सेकेंडली कॉइन्स आर इशूड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, और जो कॉइन्स जो है इशू किए जाते हैं हमारे किसके द्वारा, इशूड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो इन तीनों को अगर हम प्लस करते हैं तो वो कहलाता है हाई पावर्ड मनी, कि इकॉनमी के अंदर कितना हमारा मनी है, कितनी हाई पावर पे हमारी मनी है, जितना लोगों के पास पड़ा है प्लस जितना आरबीआई ने और इशू कर दिया प्लस जितना हमारे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने इशू कर दिया। ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, कई बार 2 मार्क्स के अंदर हमारा आता है। और आज का टॉपिक हमारा मनी का ये खत्म होता है। नेक्स्ट हम जो है टॉपिक बैंकिंग का स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स।